शिक्षा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज की जो अपने क्लास का टॉपिक रहेगा वो रहेगा संधि। परंतु संधि के अंदर अपने स्वर संधि और व्यंजन संधि दोनों पर अध्ययन कर लिया है। तो आज संधि का जो तीसरा प्रकार आता है उस प्रकार पर बात करेंगे। तो संधि का तीसरा प्रकार किस नाम से आता है? तो संधि का तीसरा प्रकार आता है या संधि तीसरे टाइप की जो संधि होती है वो कौन सी होती है? तो विसर्ग संधि होती है। कौन सी संधि होती है? तो विसर्ग संधि होती है। अब सबसे पहले देखें कि विसर्ग संधि संधि का तीसरा टाइप होता है विसर्ग संधि। मान ली बात सही बात है। विसंधि का जो थर्ड टाइप होता है या तीसरा प्रकार होता है वो विसर्ग संधि के नाम से होता है। परंतु अपने विसर्ग कहते किसे? विसर्ग का चिन्ह क्या होता है? सबसे पहले तो अपने को इसका चिन्ह पता होना चाहिए। इसका सिंबल क्या होता है? इसे दर्शाया किस प्रकार से जाता है? तो विसर्ग का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार से होता है। इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे विसर्ग का चिन्ह के नाम से जानते हैं या विसर्ग के नाम से जानते हैं। अब बात करें भाई विसर्ग का चिन्ह भी अपने को पता चल गया कि विसर्ग का चिन्ह ये होता है या विसर्ग ये होता है। तो इससे आगे जब बात करें तो इससे आगे देखना चाहें तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं? फिर तो विसर्ग संधि जब होती है या कहीं पर भी विसर्ग संधि जहाँ पे होगी वहां पे कौन सी कंडीशन बनती है उसको अगर देखने का काम करें तो उसके अंदर देखते हैं कि विसर्ग के साथ योग किसका होगा? विसर्ग के साथ योग होगा या तो स्वर का होगा या तो विसर्ग के साथ स्वर का योग होगा या फिर विसर्ग के साथ योग होगा व्यंजन का। किसका? व्यंजन का। या तो विसर्ग के साथ योग होगा स्वर का या फिर विसर्ग के साथ योग होगा व्यंजन का। अब बात करें कि सर विसर्ग के साथ स्वर का योग हो या विसर्ग के साथ व्यंजन का योग हो तो वहां पे संधि कौन सी होती है? तो वहां पे जो संधि हो जाएगी वो विसर्ग संधि हो जाएगी। इस कंडीशन में जो संधि होगी वो कौन सी होगी? तो इस कंडीशन में जो संधि होगी वो विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। परंतु अब जो बात बताने जा रहा हूं वो बात आजीवन काम आने वाली बात है। हमेशा जब तक आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते रहोगे तब तक आपके काम आने वाली चीज है। 100% मोस्ट है, उसको नोट लगा के लिख लेना कि विसर्ग के साथ कभी भी विसर्ग का मेल नहीं होता। विसर्ग प्लस विसर्ग का योग नहीं होता। का योग नहीं होता। योग नहीं होता। जब अपने स्वर पढ़ के आए थे तो स्वर के साथ स्वर का योग करवाया था। व्यंजन पढ़ा था तो व्यंजन के साथ भी व्यंजन का योग करवाया था। जब स्वर संधि पढ़ी थी तो स्वर के साथ स्वर का योग करवाया था। व्यंजन संधि पढ़ी थी उसके अंदर व्यंजन के साथ व्यंजन का योग करवाया था। परंतु विसर्ग के साथ विसर्ग का योग कभी नहीं होता। ये चीज है कि इसके अंदर मोस्ट वाली है, इसको ध्यान रख लेना। अब बात करें कि जब विसर्ग के साथ विसर्ग का योग नहीं होता, विसर्ग के साथ स्वर का योग होता है या विसर्ग के साथ व्यंजन का योग होता है, तो अब देखेंगे कि फिर ये विसर्ग मिलेगा कहां पे अपने को? तो विसर्ग है वो हमेशा किसके साथ लगे होते हैं? स्वर के साथ होते हैं। ये चीज ध्यान रख लेना, विसर्ग हमेशा स्वर के साथ होते हैं। विसर्ग हमेशा स्वर के साथ होते हैं। और स्वर कितने होते हैं? तो स्वर 11 होते हैं। ये भी अपने बात की थी कि स्वर 11 होते हैं। तो अब देखें कि विसर्ग हमेशा विसर्ग है वो हमेशा ही स्वर के साथ होते हैं। स्वर के साथ लगे होते हैं। साथ लगे होते हैं। ये कहने का मतलब ये नहीं है कि जैसे राम लिख दिया यहां पे, इसको हलंत किया तो यहां पे आगे ए प्राप्त हो रहा है तो इस ए के साथ विसर्ग है, नहीं है। यहां पे इस ए के साथ विसर्ग नहीं है, परंतु जहां भी मिलेगा उससे पहले स्वर मिलेगा और स्वर के बाद है वो विसर्ग मिलेगा। यहाँ पे ये कहने का मतलब है। इस तरीके से मत समझ लेना, क्योंकि
उस जहां पे विसर्ग मिलेगा उससे पहले अपने को स्वर मिलेगा। क्या मिलेगा? स्वर मिलेगा। अब बात करें कि स्वर कितने हैं, तो स्वर है 11 और व्यंजन कितने हैं? स्वर है 11, व्यंजन है 33, टोटल कितने हो गए? तो टोटल हो गए 44। अब मैं यहाँ पे यह कहना चाहूं कि इन 11 का योग है वो इन 33 के साथ करवाना है। इन 11 का योग है वो इन 33 के साथ करवाना है, या तो इन 33 का जो योग करवाएंगे ना वो दो प्रकार से करवाएंगे। इनको भी दो भागों में डिवाइडेशन करेंगे, उसके आधार पर इनका योग करवाएंगे। तो पहले देखते हैं कि विसर्ग है वो हमेशा स्वर के साथ लगे होते हैं, कि किस प्रकार से लगे होते हैं। तो इसका उदाहरण देखना चाहें तो एक मन्य शब्द दिया गया होता है। अब आप बोल दोगे कि सर नए है, वो भी स्वर तो नहीं है, व्यंजन है वो तो। हाँ, नए व्यंजन है, परंतु जहां भी जब से हम संधि का अध्ययन कर रहे हैं तब से हमने देखा है कि जो व्यंजन होता है वो स्वर के बिना अधूरा होता है। क्या होता है? अधूरा होता है। अगर ये अधूरा होता तो यहाँ पे हलंत लगा होता और उसके बाद विसर्ग नहीं होता इसके आगे। जब इसके आगे विसर्ग लगा हुआ है और नए पूर्ण है या नया व्यंजन है वो पूर्ण है, तो इसके अंदर स्वर है। अब जब इस स्वर को बाहर निकालेंगे तो इस नए को हलंत कर देंगे, नए को हलंत कर देंगे तो ए इधर प्राप्त हो जाएगा। ये ए के साथ स्वर है। क्या है? ये स्वर है वो, ये स्वर के आगे विसर्ग लगा हुआ है। क्या है? ये स्वर के आगे विसर्ग लगा हुआ है। अब बात करें, एक तो ये आता है और एक ये आता है, अंग और ए। अंग और ए बात करें कि एक तो अंग और एक ए, ये दो दिए गए होते हैं। तो इसका तो चलो पता चल जाता है ये अलग है, क्योंकि ये तो अंग का तो पता चल जाएगा, लेकिन ए इसका क्या पता चलेगा? कि ये ए के साथ विसर्ग लगा हुआ है या जो वर्णमाला के अंदर अपना ए आता है वो है। तो ये ध्यान कर लेना, इन दोनों को अयोगवा के नाम से जानते हैं। क्या? अयोगवा कहते हैं इनको, अयोगवा। ए यहाँ पे नहीं का अर्थ दे रहा है। क्या? नहीं का। और योग का मतलब जुड़ना, वा का मतलब वैन होना। तो यहाँ पर ये अंग और ए दोनों है, ये ना अयोग वा है। यहाँ पे किसी भी वर्ण के साथ जुड़ के वैन नहीं हो रहे। यहाँ पे ये किसी जब योग होता है ना तो ये किसी वर्ण के साथ नहीं जाते, ये अपना रूप छोड़ देते हैं। इस कारण से इन्हें अयोगवा के नाम से जाना जाता है। अब पूछ लेता है कि अयोगवा वर्णों की संख्या कितनी है, तो दो है, याद कर लेना। अंग और ए दो है, अयोगवा है। अब बात करें स्वर के साथ है वो विसर्ग जुड़े होते हैं, तो स्वर का योग वो किन के साथ करवाना है? तो 33 के साथ करवा लो। तो 33 के साथ करवाएंगे, तो 33 के साथ करवाएंगे तो कितने प्रकार से करवाएंगे? इन 33 को कितने वर्गों में भागों में बांटेंगे? तो इन 33 को दो भागों में बांटेंगे। एक तो आ जाएगा ए घोष, एक आ जाएगा सहघोष। एक तो है घोष में बांट लिया, एक सहघोष में बांट लिया। और ये जो वर्गीकरण किया गया है ये कंपन या गूंज के आधार पर है। किसके आधार पर है? कंपन या गूंज के आधार पर। कंपन या गूंज के आधार पर, गूंज के आधार पर। कंपन या गूंज के आधार पर व्यंजन है उनको कितने भागों में बांटा जाता है? तो कंपन या गूंज के आधार पर व्यंजन है उन्हें दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है एघोष, एक होता है सहघोष। अब बात करें कि एघोष के अंदर कौन से आएंगे, सहघोष के अंदर कौन से वर्ण आएंगे? तो एघोष के अंदर प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण आएगा, उसके बाद द्वितीय वर्ण आएगा, और इसके बाद कौन कौन से आएंगे? तो इसके बाद तीनों से आएंगे, तालव्यस्कार, मूर्धन्यस्कार और दंत्यस्कार। तीनों से आ जाएंगे इसके अंदर। तो ये कितने हो जाएंगे? 5 दूने 10
और 3 13। तो इनकी संख्या तो टोटल कितनी हो जाएगी? तो ये तो टोटल हो जाएंगे 13। अब बात करें सहगोस की। एगोस के अंदर तो प्रत्येक वर्ग का 5 प्रथम वर्ण द्वितीय वर्ण आ जाएगा, उसके बाद तीनों सह आ जाएंगे। 5 वर्ग है और प्रत्येक वर्ग से 2 वर्ण आ रहे हैं, तो 10 ये हो जाएंगे, 3 सह हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। तो इसके बाद बात करें सहगोस के अंदर कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो सहगोस के अंदर प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण आएगा, चतुर्थ वर्ण आएगा और पंचम वर्ण आएगा। 15 ये हो जाएंगे। इसके बाद कौन कौन से आएंगे? तो फिर आएंगे ये, व, र और ल, ये आ जाएंगे। इनके बाद कौन सा शेष रहा है अपने पास? तो है आएगा। इसके बाद 11 स्वर भी तो छोड़ रखे हैं, तो 11 स्वर आ जाएंगे। 11 स्वर लिख दो या सभी स्वर लिख दो, ये भी इसी के अंदर आएंगे। तो अब इनको देखें तो 15 और 5 20, 10 30 और 1 31। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? इनकी संख्या टोटल है 31 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? सहगोस कितने हो जाएंगे? तो सहगोस है वो 31 होते हैं, 31 होते हैं। अब देख लिया एगोस और सहगोस। अब सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले अपने ये जो एगोस दिए गए हैं, इन एगोसों के साथ इन 11 का योग करवाएंगे, क्योंकि पहले स्वर मिलेगा, स्वर के बाद है वो विसर्ग मिलेगा, तो विसर्ग स्वर के साथ ही होगा। या तो इस तरीके से बोल दो कि विसर्ग का योग है वो एगोसों के साथ करवाएंगे, या फिर इन 11 का योग है वो एगोसों के साथ करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे? एगोस के साथ करवाएंगे। एगोस वर्ण कितने हैं? तो एगोस वर्ण है वो 13 है। कितने? 13 है। और सहगोस कितने? सहगोस 31 है। एगोस के अंदर प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण आता है, द्वितीय वर्ण आता है और तीनों सह आते हैं। उसके बाद सहगोस के अंदर प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण आता है, चतुर्थ वर्ण आता है और पंचम वर्ण आता है। उसके बाद आते हैं यह, वह, र और ल आते हैं। फिर तीनों सह के साथ से है को शेष छोड़ा था वो उसको लिख देंगे, और शेष जो 11 स्वर है अपने पास वो भी सहगोस के अंदर आते हैं। इनकी संख्या 31 हो जाती है और इनकी संख्या 13 हो जाती है। अगर दोनों की टोटल संख्या पूछता है कि सहगोस और एगोस और सहगोस दोनों की टोटल संख्या कितनी होती है, तो टोटल संख्या 31 के साथ 13 का योग कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? 44 हो जाएगी। और यही टोटल यहाँ पे है 44। वर्ण कितने हैं? 44 है, 44 ही यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। अब सहगोस के साथ इन 11 का योग करवाएंगे। अब करवाएंगे सहगोस के साथ इनके 11 का योग करवाएंगे, तो कौन कौन से नियम बनेंगे, किस आएंगे वो देखेंगे। वो नियम है वो किस प्रकार से कार्य करेंगे, कौन कौन से नियम बनेंगे, अपने को किस प्रकार से उनका पता चलेगा। अब सबसे पहले तो अपने यहाँ पे पांचों वर्ग लिख लेते हैं। पांचों वर्ग लिख लेते हैं, और पांचों वर्गों के अंदर से भी कौन कौन सा लिखेंगे? तो पांचों वर्गों के अंदर से वो लिखेंगे जो अपने अपने काम के वर्ण है। जैसे मतलब एगोस, एगोस को लिखेंगे पांचों वर्गों के अंदर से। तो प्रथम वर्ग आ जाएगा, फिर द्वितीय वर्ग को लिख लेंगे, फिर हाँ ठीक है, पांचों वर्गों के जो प्रथम और द्वितीय वर्ण है उनको लिख लिया। अब बात करें कि तीनों सह भी तो आ रहे हैं, वो किन के साथ आएंगे? तो इनका एक साधारण सा फंडा है, साधारण सा फॉर्मूला है, उसको याद रख लेना, ये अपने आप हो जाएंगे। नीचे वाले एक को छोड़ दो और ऊपर से एक को छोड़ दो, बच गए कितने? तीनों से रह गए। यहां से इसको छोड़ दिया और यहां से इसको छोड़ दिया, तो बच गए कितने? से 3 रह गए। तो जिस हिसाब से उनका क्रम है उसी हिसाब से लिख दो।
से, इसके साथ ये से और इसके साथ ये से आएगा। ठीक है, ये 5 दूनी 10 और 3 13, ये एगोस है अपने पास, एगोस। और एगोस कितने थे? तो 13 थे। और योग किन का करवाना था? तो 11 सौरों का योग करवाना था, यानी 11 सौरों के साथ विसर्ग होंगे तो उनका योग इनके साथ करवाना था। अब बात करें नियम नंबर फर्स्ट भी, इसमें कितने नियम बनेंगे, इसमें कितने नियम बनेंगे वहां तक ही आज चर्चा करेंगे। उन नियमों के उदाहरण है वो आगे वाली क्लास में देखेंगे। तो अब देखें फर्स्ट नियम, नियम नंबर अपना 1 क्या कहता है? तो नियम नंबर 1 कहता है कि कोई सा भी स्वर होगा, कोई सा भी स्वर, कोई स्वर, और उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद विसर्ग होगा। कोई सा भी स्वर होगा, 11 के अंदर से कोई सा भी हो सकता है, उसके बाद विसर्ग होगा। और उसके बाद आगे वाला जो पद प्राप्त होगा, द्वितीय पद होगा, उसके प्रथम वर्ण के अंदर अपने को या तो च, छ या से में से कोई प्राप्त होगा। च, छ या श में से कोई प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। जब ये प्राप्त होगा तो ये जहां पे विसर्ग दिया गया है ना, यहां पर ही चेंज होगा। जब योग होगा तो क्या होगा? तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? तो इस से का ही आगम होगा, परंतु हलंत होगा। इस से का आगम होगा, आगम होगा। ये नियम नंबर 1 हो जाएगा अपना। अब देखें नियम नंबर 2। ये तो अपना नियम नंबर 1 हो गया, यहां से लेके। अब देखें नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कहता है? कि टेट है, 11 स्वर तो होंगे, कोई स्वर होगा, कोई सा भी स्वर होगा, और कोई से स्वर के बाद विसर्ग प्राप्त होगा। विसर्ग के बाद द्वितीय जो पद प्राप्त होगा, उसके प्रथम वर्ण के अंदर अपने को टेट है या स में से कोई सा प्राप्त होगा। टे, टे, यश, इनमें से कोई सा प्राप्त होगा। जब योग होगा तो क्या होगा? जब योग होगा तो इसकी जगह इस से का आगम हो जाएगा, परंतु क्या होगा? हलंत होगा, परंतु क्या होगा? हलंत होगा। ये अपना नियम नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद देखें नियम नंबर 3। तो तीसरा नियम क्या कहता है? तो नियम नंबर 3 कहता है कि कोई सा भी स्वर होगा, कि कोई सा भी तो स्वर होगा, कोई सा स्वर होने के बाद उसके आगे विसर्ग प्राप्त होगा, और क्या प्राप्त होगा? तै थे से, तै थे और से, इन तीनों में से एक प्राप्त होगा। और इस विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा? तो इस विसर्ग की जगह इस से का आगम होगा, और आगम होगा तो क्या होगा? ये अलंत होगा, स्वर रहित होगा, अधूरा होगा। इस चीज का ध्यान रख लेना। ये 3 नियम हो गए यहाँ पे अपने। इसके बाद देखें नियम नंबर 4। तो इसके अंदर ये तो अपना 1 नंबर नियम हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा। तो अब इनको सेच छोड़ा है और इनको सेच छोड़ा है, तो अब इनके साथ योग करवा लेंगे। कै, खे, पै और फे। ये 4 बचे अपने पास, कै, खे, पै और फे। ये 4 बचे अपने पास। तो अब क्या कहता है कि ए या आ के अलावा, के अलावा, ए या आ के तो अलावा हो गए, अलावा कोई स्वर होगा, और उसके बाद क्या होगा? तो कै, खे, कै, खे, पे, फे।
आएंगे तो क्या होगा, ये अपना नियम नंबर 4 होगा। इस से का आगम हो जाएगा, आगम। तो इस से का आगम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस से का आगम हो जाएगा। तो नियम नंबर 5 सॉरी 4 है अपने से, क्या कहता है कि ए आ या आ के अलावा तो कोई स्वर होगा, ए या आ नहीं होंगे, उसके अलावा कोई सा भी स्वर हो सकता है। तो ये तो नहीं होंगे, 9 में से कोई सा भी हो सकता है। उसके बाद कै खे पै फे आएगा, तो क्या होगा, तो जहां पे विसर्ग दिया गया होगा तो योग होगा, तो विसर्ग के स्थान पर से का आगम हो जाएगा, हलंत से का आगम होगा। ये चीज ध्यान रख लेना, किसका होगा, हलंत से का आगम होगा, हलंत से का आगम हो जाएगा। नहीं भी नहीं, हम तो यही मानते हैं कि अगर ए आ या जे तो क्या होगा, तो ए आ, नियम नंबर 5 क्या कह रहा है अपने से कि ए आए या आ आए और उसके बाद विसर्ग आए और उधर सामने क्या आ जाए, कै खे पै फे, कै खे उसके बाद पै या फे आ जाए तो क्या होगा, तो इस विसर्ग को हटा दिया जाएगा और कोई चेंजिंग नहीं होगा, जैसा दिया गया होगा वैसा का वैसा लग जाएगा। इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे प्रकृति भाव के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे प्रकृति भाव के नाम से जानते हैं, प्रकृति भाव। या इसे दूसरा किस नाम से जानते हैं, तो इसे नो चेंज बोलते हैं, इसे नो चेंज के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई आगम नहीं होगा, कोई आदेश नहीं होगा, परंतु इस विसर्ग को हटा दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, तो इस विसर्ग को हटा दिया जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। इसे प्रकृति भाव के नाम से जानते हैं। अब बात करें कि आज की क्लास में हमने किस किस बिंदु को छुआ है या कहां तक अध्ययन किया है, क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले तो पढ़ा है हमने विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग किसे कहते किसे है, या विसर्ग का सिंबल क्या होता है। तो विसर्ग का सिंबल तो ये होता है, ये विसर्ग का सिंबल है या चिन्ह है। उसके बाद विसर्ग संधि होती है तो कंडीशन कौन कौन सी बनती है, तो या तो स्वर के साथ या फिर व्यंजन के साथ, और योग किसका होगा, तो विसर्ग का। तो संधि कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। स्वर ओब्लिक व्यंजन और योग किसके साथ हो रहा है, विसर्ग के साथ हो रहा है। तो इस कंडीशन में संधि कौन सी हो जाएगी, तो इस कंडीशन में जो संधि हो जाएगी वो विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। अब बात करें कि विसर्ग है वो हमेशा स्वर के आगे लगे होते हैं या स्वर के साथ लगे होते हैं, स्वर के साथ होते हैं। फिर बात की हमने व्यंजन की, कि व्यंजन है जब स्वर के साथ होते हैं तो व्यंजनों के साथ इनका योग करवाना है। तो व्यंजनों के साथ योग करवाना है तो व्यंजनों को कंपन या गूंज के आधार पर दो भागों में बांट लिया था, एगोस और दूसरा बांटा था सेगोस, सेगोस। अब बात करें एगोस की, तो इसके अंदर प्रथम वर्ण द्वितीय वर्ण प्रत्येक वर्ग का और तीनों से, तीनों से। अब बात करें सेगोस की, तो तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण, फिर उसके बाद ये व रे और ल। अब इधर से है शेष रहा है तो है और 11 स्वर, ये इसके अंदर आ जाएंगे। इनकी संख्या 13 हो जाएगी, इनकी संख्या 31 हो जाएगी। टोटल पूछ रहा है अगर एग्जामिनर, तो टोटल 44 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, टोटल 44 हो जाएगी। अगर इसके बाद बात की थी हमने कि विसर्ग के साथ हमेशा वो कभी भी विसर्ग का योग नहीं होता। क्या नहीं होता, विसर्ग के साथ विसर्ग का योग नहीं होता। स्वर के साथ स्वर का होता है, व्यंजन के साथ व्यंजन का होता है, परंतु विसर्ग के साथ विसर्ग का योग नहीं होता। यह भी ध्यान रखने की बोला था कि इसको ध्यान रख लेना, नोट लगा के लिख लेना, क्योंकि विसर्ग के साथ कभी भी विसर्ग का योग नहीं होता या मेल नहीं होता।
ये चीज भी देख ली। अब बात की कि अपने व्यंजन के साथ, व्यंजन को 2 भागों में बांटा था, एगोस के साथ 11 का योग करवाया था। जब एगोस के साथ 11 का योग करवाया था तो कितने नियम प्राप्त होने थे अपने को? तो 5 नियम प्राप्त हुए। कितने? 5। तो 5 नियम के अंदर कौन कौन से थे? तो पहले क को छोड़ दो, फिर ख को छोड़ दो, फिर नीचे से पे और फे वाले को छोड़ दो, एक बार इनको छोड़ दो, और बीच के जो 3 है उनके साथ जैसे च, फिर उसके बाद छ और श, ये 1 नंबर नियम हो जाएगा अपना। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो ट, ठ और श, ये अपना 2 नंबर नियम हो गया। तीसरा नियम ट, थ और श, ये अपना 3 नंबर नियम हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा? इससे पहले कंडीशन होगी कि 11 स्वरों के अंदर से कोई सा स्वर आएगा, उसके बाद विसर्ग लगा होगा। विसर्ग के स्थान पर ये जो आगे तीनों सह दे रहे हैं, जिस भी नियम का होगा उसी नियम के हिसाब से इस हलंत का आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इस हलंत का आगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस हलंत का आगम हो जाएगा। जैसे ये सह होगा तो ये हलंत आगम होगा। अगर ये सह ठ में से कोई सा भी होगा, इस नियम के हिसाब से होगा तो इस सह का आगम होगा। अगर तय थ या सह में से कोई सा होगा तो इस सह का आगम होगा। अगर च छ में या सह में से कोई सा होगा तो इस सह का आगम हो जाएगा। अब बात करें इसके बाद, ये तो 3 हो गए अपने नियम। अब क्या कह रहा है कि कोई सा भी स्वर आए, ए आ के अलावा 9 में से कोई सा भी स्वर आ जाए, ए आ न आए, क ख प फ में से कोई सा आ जाए तो क्या होगा? तो इस सह ठ के साथ वाला जो सह, इस सह का आगम कर देंगे। क्या करेंगे? तो इस सह का आगम हो जाएगा विसर्ग के स्थान पर योग करेंगे। तो अब आप ये बोलते हैं कि नहीं, ए आ क्यों नहीं आए, ए आ ही आ जाए, फिर क्या होगा? तो जब ए आ आएंगे उसके बाद विसर्ग आएगा और आगे द्वितीय पद के अंतिम प्रथम वर्ण के अंदर अगर क ख प फ आते हैं तो इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे नो चेंज के नाम से जानते हैं। कोई चेंज नहीं होगा इसके अंदर। इसे प्रकृति भाव के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो इसे प्रकृति भाव के नाम से जानते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जो है अपने ये 5 नियम किए हैं, इनके उदाहरण करेंगे। क्या करेंगे? तो इनके उदाहरण करेंगे। उसके बाद जो सहगोश के साथ इन 11 का योग करवाएंगे। जब सहगोश के साथ इन 11 का योग करवा लेंगे तो अपना संधि नाम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लास अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।